हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? सभी अच्छे होंगे। हाँ, तो अपना चैप्टर 9 तो समाप्त हो चुका था और 10वां चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। पिछले वीडियो में 10वें चैप्टर में आपको विद्युत धारा के बारे में समझाया था, ठीक है ना। तो आज इस पाठ में हम आगे बढ़ते हैं और पाठ में आगे बढ़ते हैं तो हमने विभवांतर के बारे में पिछली वीडियो में थोड़ा सा ले लिया था और विद्युत विभव के बारे में यहाँ पर समझते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव ठीक है। तो देखो बच्चों, विद्युत विभव क्या होता है? किसी बिंदु पर पहले मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं, है ना। किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब एकांक धनावेश को, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमको लाना है। समझ में आ रही बात भाई? कोई विद्युत परिपथ है, उसमें एकांक धनावेश को अनंत से आपने ये कोई परिपथ ले लिया और एकांक धनावेश को आप कहाँ से लेके चलोगे? अनंत क्षेत्र से। और अनंत क्षेत्र से आपने कोई बिंदु मान लिया ए। अब अनंत क्षेत्र से इस धनावेश को लेकर आप ए तक ला रहे हो, ठीक है ना। पॉइंट को समझना भाई। किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो होता है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से और लिखो यहां पर, डस्टर से मिटाता हूं लिखा, है ना। विद्युत विभव अनंत से, मतलब अनंत क्षेत्र से और बिंदु तक लाना है। अब अनंत क्षेत्र से किसी इस बिंदु तक लाने में इस धनावेश को जो कार्य करना पड़ेगा, मतलब एकांक धनावेश को अनंत क्षेत्र से लेकर हम किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं और यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर होगा, ठीक है ना। किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर होगा। तो देखो, ए पॉइंट माना मैंने और अनंत क्षेत्र से इसको लेकर आया हूँ और इस आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होगा। अर्थात अनंत पर जो विभव का आवेश होता है, यहाँ पर देखो अनंत की बात कर रहा हूँ मैं, चूंकि अनंत पर आवेश का विभव शून्य होता है
अनंत पर आवेश का विभव कैसा होता है बच्चों? शून्य होता है। तो V इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सूत्र क्या बचेगा? VA = W/Q। विद्युत विभव का सूत्र क्या बचा आपके पास? VA W/Q। और यहाँ पर आपने धनावेश को कैसा मान लिया है? एकांक। धनावेश को कैसा मान लिया है? एकांक। अतः आवेश एकांक है तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 1। भाई Q क्या है? आवेश ही तो है। Q बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब बताओ विद्युत विभव किसके बराबर हो गया? किए गए कार्य के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? भाई विद्युत विभव किए गए कार्य के बराबर हो गया। यही तो यहाँ पर कहा जा रहा है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया था उसी के बराबर है। ठीक है ना? हो गया ना बराबर? तो देखो स्टूडेंट्स, विद्युत विभव का आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये होता है, V = W/Q। या आप इसको लिख सकते हो विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है ना? अब इसका मात्रक अगर तुम लोग निकालोगे तो मात्रक क्या आएगा? कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल बटे कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। जूल बटे कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर। तो विद्युत विभव का मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट ही होगा। ठीक है ना? विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा बच्चों? वोल्ट होगा। अब देखो आप लोग इसको एक बार नोट करो, मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट कर लिया करो। ठीक है ना? अब देखो विद्युत विभव को एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक यानी कि अनंत से और एक किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। तो अनंत का मतलब हमको दूरी का पता नहीं है। ठीक है ना? और वहाँ से किसी बिंदु तक ला रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस विद्युत विभव को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है और उस यंत्र को बोलते हैं बच्चों हम वोल्ट मीटर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोलेंगे उसको? वोल्ट मीटर। और आप लोगों की जो बोरिंग होती है, समरसेबल जहाँ मोटर लगी हुई है, वहाँ पर V आकार की स्टार्टर में एक सुई लगी हुई है जिस पर V लिखा हुआ है, कैपिटल V, है ना? वो कैपिटल V विद्युत विभव को मापता है। वो बताता है कि कितने वोल्टेज आपके पास आ रहे हैं, मापता है ना? वहाँ पर चेक करो कि आपके पास जो विद्युत विभव है वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अनंत क्षेत्र से आ रहा है और किसी बिंदु तक तुम्हारे स्टार्टर के पॉइंट तक आ रहा है ना। तो वहाँ तक जो किया गया कार्य है उस विद्युत विभव के बराबर है। तो जितना कार्य होता है उतनी ही लाइट, उतने ही वोल्टेज तुम्हारे पास आके पहुँचते हैं। ठीक है? तो विद्युत विभव को मापने के लिए किसका उपयोग करोगे? वोल्ट मीटर का। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग हेडिंग डाल के लिखो वोल्ट मीटर। ये क्या होता है? वह यंत्र, यंत्र मत लिखो, विद्युत युक्ति लिखो। वह विद्युत युक्ति जिसका उपयोग विद्युत विभव ओब्लिक लगा के मैं विभवांतर और लिख दूं का मान ज्ञात करने में किया जाता है, उसे वोल्ट मीटर
कहते हैं। क्या बोलोगे उसको? वोल्ट मीटर। ठीक है ना। वोल्ट मीटर इस तरह का होता है, ऐसी घड़ी होती है ना वोल्ट मीटर की। इसे परिपथ के समांतर क्रम में, इसको परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। प्रतिरोध कैसा माना जाता है इसका? अनंत। ठीक है ना। तो ये विद्युत विभव की बात हो गई। अब देखो एक छोटा सा प्रश्न देता हूं। प्रश्न है 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दस वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में, 3 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। कितना कार्य किया जाएगा, ये कार्य ज्ञात करना है आपको। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है विभवांतर 10 वोल्ट और आवेश 3 कूलाम। कूलाम को सी से भी लिखते हैं। और निकालना का है कार्य। ठीक है ना। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? V बराबर W/Q। यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने अंत में। V विभवांतर है, W कार्य है और Q आवेश है। आपको मान किसका निकालना है? W का। ठीक है ना। या W बराबर क्या होता है? क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मान रख दो V 10 Q 3, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चों? 30 जूल। किया गया कार्य कितना आ गया? 30 जूल। ठीक है ना। तो आप इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके तुरंत। अब देखो कुछ प्रतीक चिन्ह बता देता हूँ आपको, उपयोग में आने वाले विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्ह। ठीक है ना। देखो विद्युत युक्ति, विद्युत युक्ति मैं सारणी बना दूंगा एक, और प्रतीक और उसके प्रतीक। किस विद्युत युक्ति को किस प्रकार से आप प्रदर्शित करोगे? तो देखो विद्युत बैटरी। भाई विद्युत परिपथ बनाना पड़ेगा आपको इस पाठ में, और विद्युत परिपथ में जो विद्युत युक्तियाँ होती हैं उनको किस किस चिन्ह से दर्शाते हैं वो आपको देखना है। विद्युत बैटरी ये अक्सर बी से लिखी मिलेगी आपको, और विद्युत बैटरी को बनाते हैं इस तरह से। ठीक है ना। इसका जो धन आवेश सिरा जो होगा बच्चों, वो तो तुमने बनाना पड़ेगा बड़ा, और ऋण आवेश सिरे को बनाना पड़ेगा छोटा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है ना। दूसरा कुंजी। कुंजी बोले बेटा हम सोचते, और इसको बोलते हैं, लिखेंगे हम के से। और कुंजी को आपको इस तरह से दर्शाना पड़ेगा विद्युत परिपथ में। ठीक है ना। कुंजी को किस प्रकार से दर्शाना है ये चेक कर लो आप। इसके बाद धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक
धारा नियंत्रक को हम दर्शाते हैं परिपथ के अंदर RH से। और देखो धारा नियंत्रक को आप लोग कैसे दर्शाओगे, या तो इस तरह से दर्शा दो, या फिर आप लोग क्या दर्शाओगे, इस तरह से दर्शा दो परिपथ के अंदर, ठीक है ना। कैसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। भाई ये परिपथ आएगा, परिपथ यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ से आप फिर यहाँ से परिपथ जुड़ेगा, परिपथ जुड़ेगा जब मैं और बता दूंगा तुम्हारे काज। अब देखो वोल्ट मीटर कैसे प्रदर्शित करेंगे। आपको परिपथ में वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा ना, तो ये वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों सिरे आपको इसमें बताने हैं। अमीटर को कैसे दर्शाओगे, परिपथ में अमीटर भी लगाना पड़ता है हमको, अमीटर को ऐसे दर्शाएंगे ना, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, गोला बना के इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो कोई बल्ब दे रखे हुए है, विद्युत बल्ब अगर दे रखा हो तो बल्ब को कैसे लिखेंगे आप लोग, बल्ब को प्रदर्शित करेंगे बेटा आप लोग इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से बल्ब का प्रतीक चिन्ह बनाओगे आप लोग। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह है जो आपको विद्युत परिपथ के लिए ध्यान में रखना है, क्योंकि जब विद्युत परिपथ का हम व्यवस्थात्मक आरेख बनाते हैं ना, तो इन युक्तियों का ही उपयोग करते हैं हम। वहाँ पर उनको लिखते, नाम नहीं लिखते, और इनके प्रतीक चिन्ह ने लिखे हैं हम, ठीक है ना। तो आपको ये बनाने और इनकी पहचान आनी चाहिए कि किसको हम किसकी तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे चेक करेंगे, नोट कर लो इनको। अगला जो टॉपिक है वो है आपका ओम का नियम। देखो बेटा, ओम का जो नियम है ये किसने दिया और ये नियम क्या होता है और हमारे क्या काम आता है, इसकी 2-3 बात महत्वपूर्ण है। ओम के नियम को देने वाला जो वैज्ञानिक था, इसमें नाम दे रखा है ओम, है ना। तो इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। 1826 में ये नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य एक संबंध स्थापित किया था, और उस संबंध को ही बोलते हैं ओम का नियम, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जानकारी के लिए लिख रहा हूँ। सन 1826 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया, ठीक है ना। ये नियम किसके लिए दिया, इन्होंने किसी चालक, चालक को मतलब कोई तार ले लियो है हमने, किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर, चालक सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देखो, चालक सिरों के मध्य उत्पन्न और विभवांतर, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा
के मध्य संबंध, धारा के मध्य संबंध को एक नियम से व्यक्त किया, जिसे क्या बोलते हो? ओम का नियम। कहते हैं। ठीक है ना? ये तो इसकी कुछ सामान्य सी बात हो गई। अब देखो मैं नियम को लिख रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं नियम को। ये तो नियम क्यों देने वाले के बारे में जानकारी होगी। देखो, यदि किसी चालक तार की समस्त भौतिक अवस्थाएं यदि किसी चालक तार की समस्त भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल। ठीक है ना? ये भौतिक अवस्था हो सकती है ना। स्थिर रहें आदि स्थिर रहें तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। भाई नियम को पढ़ो एक बार। यदि किसी चालक तार की समस्त भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं, ठीक है ना? भौतिक अवस्था समझ गए? ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई। अगर ये सब भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं तो इस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे देखो, ई मैंने एक तार ले लियो, इसके दो सिरे ए और बी, ठीक है ना? और ये वाला जो चालक तार है, इस चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं। यानी कि इसके दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ताप में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम, लंबाई में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और सब के सब अवस्थाएं स्थिर हैं। तो इस चालक तार के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा, वो विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। वो विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के कैसा होगा? समानुपाती होगा। समझ में आ रही है बात? ये बात कौन कह रहा है? जॉर्ज साइमन ओम कह रहा है इस बात को, ठीक है ना? तो चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रख लिए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है ना? तो देखो आगे बढ़ाते हैं, इसका एक सूत्र निकाल के लाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि
चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है तथा विभवांतर कितना है V तथा उसमें प्रवाहित धारा I है तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या करेगा, विभवांतर और धारा दोनों को क्या कर दो, समानुपाती। यही तो होगा। अब देखो समानुपाती के चिन्ह को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे। तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको नीचे दिखेगा नहीं, है ना, या साइड में लिख रहा हूँ इस जगह पे। तो यहाँ लिखेंगे या समानुपाती के चिन्ह को लेकर हटा रहे हैं हम यहाँ, B = RI, क्या लिख देंगे, B = RI। आप लोग इसके नीचे लिखना, तुमको दिखेगा नहीं इसलिए मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ। या इसको क्या बोल सकते हो, B = IR। तो R क्या आ गया यहाँ पर, देखो R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या बोलोगे, चालक का प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ओम के नियम का सूत्र क्या आ गया, B = IR। रट लो सूत्र को, बिल्कुल रट लो, कन्फर्म। V = IR बहुत जगह काम आएगा। तो ओम के नियम के अनुसार बच्चों यहाँ पर हमको एक सूत्र प्राप्त हो गया, B = IR। यहाँ पर V क्या हो गया, विभवांतर, I क्या है, धारा, R क्या है, चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में भी बता दूंगा मैं आपको अभी। और तो देखो एक चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ पर जो ये समानुपाती का चिन्ह लग रहा था ना, अब तुम ये सोच रहे हो सर R कहाँ से आया। तो देखो बेटा, जब भी फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर आप लोग कोई भी समानुपाती का या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हो और उसकी जगह पर बराबर का चिन्ह लगाते हो, तो हमको एक स्थिरांक रखना पड़ता है, ठीक है ना। क्या रखना पड़ता है, एक स्थिरांक। तो जॉर्ज साइमन ओम ने यहाँ पर स्थिरांक के रूप में प्रयुक्त किया था R को, और उसने बता भी दिया कि R चीज़ क्या है, R चालक का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर V = IR, ये ओम के नियम का सूत्र आपको प्राप्त हो गया है। तो ओम के नियम के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर नोट की है बेटा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से चेक करो और ओम के नियम को याद करो। सूत्र आपके बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। और अब हम ओम के नियम को जान लिए, और ओम के नियम को जानने के बाद बच्चों हमको करना है इसका प्रायोगिक सत्यापन। और इसमें ओम के बारे में और क्या छोटी मोटी कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे ओम को परिभाषित करना, प्रतिरोध को परिभाषित करना, प्रतिरोध का सूत्र किस प्रकार से निकाल सकते हैं, धारा का सूत्र कैसे बता सकते हैं हम, विभवांतर का सूत्र कैसे बता सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पर हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।